ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है नोटिफाइबल डिजीजेस। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे, वहां से आप ले सकते हो। तो शुरू करते हैं स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज नोटिफाइबल डिजीजेस। अब स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक किए हुए हैं, जैसे बायोस्टैट्स पढ़ा था, डेटा एंड वेरिएबल्स पढ़ा था, अलग अलग तरह के वेरिएबल्स देखे थे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा देखा था, इसमें पिक्टोग्राम, हिस्टोग्राम, बार चार्ट, पाई चार्ट वगैरह देखा था। फिर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखा था, इसमें मीन, मीडियन, मोड वगैरह देखा था। फिर मेजर ऑफ डिस्पर्शन देखा था, इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डिविएशन, रेंज, ये सब देखा था। फिर जेड स्कोर किया था। फिर हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखा था, इसके अंदर नॉर्मल डेटा, स्क्यूड डेटा, पॉजिटिवली स्क्यू, पॉजिटिव स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड, ये सब देखा था। हमने टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस देखा था, इसमें हमने पैरामीट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, उसमें भी एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप में कौन कौन से करेंगे, पेड टी टेस्ट, एम्पेड टी टेस्ट, एनोवा, काई स्क्वायर, ये सब देखा था। फिर हमने हाइपोथेसिस देखा था, इसमें नल हाइपोथेसिस, स्टडी हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, ये देखा था। फिर पी वैल्यू देखी थी कि भाई कितनी होनी चाहिए कि आप सिग्निफिकेंट कहोगे। एरर्स पढ़े थे, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। फिर हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल देखा था। फिर हमने काई स्क्वायर टेस्ट लगाया था और फिर उसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। प्रोबेबिलिटी भी पढ़ा था, कोरिलेशन भी पढ़ा था, रिग्रेशन भी पढ़ा था। हमने सैम्पलिंग पढ़ा और फिर अलग अलग तरह की सैम्पलिंग, दैट इज रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग। उसके बाद नॉन सैम्पलिंग और सैम्पलिंग एरर्स भी देखे थे हमने। फिर हमने सेंसिस पढ़ा था। ठीक। तो ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस आप चैनल की प्लेलिस्ट खोलोगे, उसमें स्टैटिस्टिक्स वाली प्लेलिस्ट खोलोगे तो उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक। तो शुरू करते हैं हमारा स्टैटिस्टिक्स का अगला टॉपिक, दैट इज नोटिफाइबल डिजीज। अब ना एक चीज याद रखना कि ये जो नोटिफाइबल डिजीजेस है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंटरनेशनल हेल्थ में होनी चाहिए। तो हमारी जो आने वाली बुक है उसमें ये टॉपिक जो है हम इंटरनेशनल हेल्थ में डालेंगे। अब ये आप पूछोगे कि यहाँ क्यों डाला है, कि देखो आपकी जो किताबें हैं उसमें स्टैट्स वाले चैप्टर में नोटिफाइबल डिजीज डाला हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमने डिस्कस किया। हालांकि इसको मैं अपना इंटरनेशनल हेल्थ वाले में नोट्स में ऐड कर दूंगा और उस प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगा, जैसे कि हमने सेंसिस वाले टॉपिक के साथ किया था। मुझे ऐसा लगता है कि सेंसिस वाला जो टॉपिक है वो डेमोग्राफी वाले चैप्टर में होना चाहिए। तो उस प्लेलिस्ट में उसका वीडियो ऐड कर दूंगा और आने वाली जो बुक है उसमें सेंसिस वाला जो टॉपिक है वो डेमोग्राफी में ऐड कर दूंगा। ठीक। बाकी आपकी श्रद्धा पे निर्भर करता है, आप जिसमें भी पढ़ना चाहो वहां पढ़ सकते हो। हमारा मुख्य उद्देश्य तो यही है कि हमको ये टॉपिक आने चाहिए। ठीक। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज नोटिफाइबल डिजीजेस। भैया नोटिफाइबल डिजीजेस होती कौन सी हैं? नोटिफाइबल डिजीजेस में वो बीमारियां आती हैं जो पब्लिक हेल्थ के लिए एक सीरियस थ्रेट के जैसे होती हैं। उन बीमारियों को नोटिफाई करना जरूरी है और लिस्ट ऑफ नोटिफाइबल डिजीज में वो बीमारियां आती हैं। अभी हम देखेंगे कौन सी बीमारियां। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कौन सी बीमारी नोटिफाइबल डिजीज में आनी चाहिए, तो आप कहोगे वो बीमारी जो पब्लिक हेल्थ के लिए एक सीरियस थ्रेट क्रिएट करती हो, वो सभी बीमारियां नोटिफाइबल डिजीज की लिस्ट में आती हैं। अब हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है नोटिफाइबल डिजीज का या डिजीज को नोटिफाई करने का? हमारा मुख्य उद्देश्य है कि भैया कोई भी बीमारी का प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अगर वो बीमारी फैल रही है तो उसको कंट्रोल करना, और उस बीमारी, दूसरी चीज कि उस बीमारी को होने से बचाना। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य होता है, दैट इज प्राइमरी पर्पस जो होता है नोटिफिकेशन का, वो ये होता है। अब भाई आपने अगर नोटिफाई कर दी कोई बीमारियां जो जो हमारी लिस्ट में है, वो नोटिफाई कर दी, तो जब आप नोटिफाई कर देते हो वो बीमारियां, तो उससे होता क्या है? तो इन बीमारियों के नोटिफिकेशन से हमको काफी जरूरी इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे पहली चीज, उस बीमारी का मॉर्बिडिटी डेटा मिलता है। मॉर्बिडिटी यानी क्या होता है, कितने लोग बीमार हुए, मोर्टेलिटी यानी कितने लोगों की मृत्यु हुई। तो हमको ना उस बीमारी का मॉर्बिडिटी डेटा मिल जाता है कि भाई उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में या उस पर्टिकुलर एरिया में या उस पर्टिकुलर देश में वो बीमारी पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही है, और अगर पाई जा रही है तो कितनी पाई जा रही है। दैट इज मॉर्बिडिटी डेटा से रिलेटेड हमको इंफॉर्मेशन मिल जाती है।
उसके अलावा फ्लक्चुएशन इन डिजीज फ्रीक्वेंसी का भी पता चल जाता है कि भाई अगर कोई बीमारी हो रही है तो क्या उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई फ्लक्चुएशन हो रहा है, क्या वो बीमारी जितना हमने सोचा है उससे ज्यादा बढ़ रही है या फिर वो बीमारी कम होना शुरू हो गई है। तो ये फ्लक्चुएशन के बारे में भी हमको नोटिफाइबल डिजीज से पता चलता है। सबसे आखिरी चीज पता क्या होती है और सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज हमको जो ये डेटा मिलता है नोटिफाइबल डिजीज से कि भाई अगर किसी डिजीज जो पर्टिकुलर डिजीज है वो नोटिफाई हो गई है तो हमको ना अर्ली वार्निंग देने का समय मिल जाता है, कि हमको अर्ली वार्निंग के संकेत मिल जाते हैं कि भैया कोई नई बीमारी तो नहीं हो रही है या किसी बीमारी का आउटब्रेक तो नहीं हो रहा है। तो इनसे रिलेटेड हमको अर्निंग वार्निंग्स का पता चल जाता है। तो ये कुछ जरूरी इंफॉर्मेशंस हैं जो किसी भी बीमारी के नोटिफाई होने की वजह से हमको मिल जाती हैं। ठीक। तो नोटिफाइबल डिजीज के बारे में थोड़ी सी जानकारी कि भाई क्यों की जाती है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, नोटिफाइबल डिजीज के इंफॉर्मेशन से हमको क्या क्या चीजें पता चलती हैं। ठीक। अब सबसे मेन चीज पता क्या है, कौन कौन सी बीमारियां हैं जो नोटिफाई करनी है। वैसे तो बहुत सारी बीमारियां हैं लेकिन कुछ मेन बीमारियां हैं जो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, ये इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन हमने इंटरनेशनल हेल्थ वाले चैप्टर में पढ़ा है और वहां हमने इन 4 बीमारियों को पढ़ा भी था। वहां पे सिर्फ नाम पढ़े थे। अभी थोड़ा सा शॉर्ट नोट के तौर पे हम नोटिफाइबल डिजीज को पढ़ रहे हैं। तो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के हिसाब से कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हमको नोटिफाई करना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। जेनेवा क्या है, जेनेवा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जो कि स्विट्जरलैंड में है। ये सब कुछ WHO जेनेवा ये सब कुछ हमने इंटरनेशनल हेल्थ वाले चैप्टर में कवर किया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट खोलोगे उसमें इंटरनेशनल हेल्थ वाली प्लेलिस्ट खोलोगे तो आपको WHO पे वीडियो मिल जाएगा, आपको इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन पे भी वीडियो मिल जाएगा, वहां पे आप देख सकते हो। ठीक। तो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के तहत WHO को हमको कौन कौन सी बीमारियों को नोटिफाई करना सबसे जरूरी है। तो पता पहले तो 4 बीमारियां आप याद रखना नोटिफाई करने के लिए। वो 4 बीमारियां कौन सी हैं, पैरालिटिक पोलियो, प्लेग, येलो फीवर और कॉलरा। ठीक। ये 4 बीमारियां तो आपको सबसे जरूरी हैं जो WHO को नोटिफाई करनी है अंडर इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन। उसके बाद भी कई जरूरी बीमारियां होती हैं जैसे कि इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, रेबीज, साल्मोनेलोसिस, लाउसबोर्न टाइफस, उसके अलावा रिलैप्सिंग फीवर, ये भी हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट 4 बीमारी हैं वो कौन सी हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है पैरालिटिक पोलियो, प्लेग, येलो फीवर और कॉलरा। ठीक। तो अब इसको याद कैसे करेंगे कि इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के तहत नोटिफाइबल डिजीजेस कौन सी होती हैं। तो नोटिफाइबल डिजीजेस कौन सी होती हैं इसको कैसे याद रखेंगे, ये डायग्राम से या ये क्लिप आर्ट से कि भाई नोटिफाई पर प्लेट येलो छोले, है ना। ये देखो ये जो कस्टमर्स हैं ये शॉप पे आए और बोले हाँ भैया एक प्लेट येलो छोले कितने के हैं बता दो। तो ये देखो ये जो है ये बता रहा है ना कि भाई ये एक प्लेट येलो छोले इतने के हैं, नोटिफाई कर रहा है। तो नोटिफाई पर प्लेट येलो छोले, नोटिफाई पर प्लेट येलो छोले। तो नोटिफाई से क्या हो जाएगा, नोटिफाइबल डिजीजेस, पर से क्या हो जाएगा, पैरालिटिक पोलियो, प्लेट से क्या हो जाएगा, प्लेग, येलो से क्या हो जाएगा, येलो फीवर और छोले से क्या हो जाएगा, कॉलरा। तो नोटिफाई पर प्लेट येलो छोले। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। और इनफैक्ट ये कैसे याद करोगे कि नोटिफाइबल डिजीज में 4 डिजीज हैं, तो ये देखो नोटिफाइबल डिजीजेस में 4 डिजीज हैं, ये कैसे याद रखोगे। ये है आपका एन फॉर नोटिफाइबल, एन को उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, दिख रहा है। तो एन को थोड़ा सा उल्टा कर दो तो आपका 4 बन जाता है। तो नोटिफाइबल डिजीज में 4 डिजीज है, मुख्यतः 4 डिजीज है। वो कौन सी है, नोटिफाई पर प्लेट येलो छोले, नोटिफाई से नोटिफाइबल डिजीज, पर से पैरालिटिक पोलियो, प्लेट से प्लेग, येलो से येलो फीवर और छोले से कॉलरा। तो ऐसे याद कर सकते हो। ठीक। तो ये तो हमको याद हो गया कि भाई इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के तहत नोटिफाइबल डिजीज कौन कौन सी हैं। उसके अलावा ना एक आखिरी चीज जो नोटिफाइबल डिजीज में याद रखना है, दैट इज लिमिटेशन क्या होती है। देखो सब कुछ अच्छा अच्छा होगा ऐसा तो हो नहीं सकता। कुछ चीजें तो आपको पता है कि भाई
नोटिफाइबल डिजीज में कई लिमिटेशन भी होते हैं। सब कुछ तो आप नहीं बता सकते। सबसे पहला लिमिटेशन पता क्या होता है नोटिफाइबल डिजीज का? दैट इज एटिपिकल या सब क्लिनिकल केसेस। अब यार ये जो केसेस होते हैं ना, एटिपिकल या सब क्लिनिकल, कई बार साइन एंड सिम्टम्स ही नहीं आते तो पता ही नहीं चलता कि इनको बीमारियां हैं। तो जब वो रिकॉग्नाइज ही नहीं होती हैं तो वो नोटिफाई ही नहीं हो पाती हैं। जैसे कि रूबेला के केस में या नॉन पैरालिटिक पोलियो, इनमें आपको सब क्लिनिकल केसेस, एटिपिकल केसेस मिलते हैं। साइन एंड सिम्टम्स ही नहीं आएंगे, जब नहीं आएंगे तो पता ही नहीं चलेगा बीमारी है, तो रिकॉग्नाइज ही नहीं हो पाएगी, तो नोटिफाई ही नहीं हो पाएगी। तो एक लिमिटेशन तो ये है नोटिफाइबल डिजीज का। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन होता है अंडर रिपोर्टिंग। अब कई वजहों से बीमारी रिपोर्ट ही नहीं हो पाती है हायर अथॉरिटीज तक। अब जब रिपोर्ट ही नहीं हो पाएगी तो कैसे पता चलेगा कि भाई कौन कौन सी बीमारी कितनी मिल रही है? ठीक है। तो अंडर रिपोर्टिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है नोटिफाइबल डिजीज का। अब पता नोटिफाइबल डिजीज का एक और लिमिटेशन क्या है कि ये बहुत ही स्मॉल पार्ट ऑफ टोटल सिकनेस को डिनोट करती है। क्योंकि यार देखो, वैसे ही तो एक तो पता नहीं चल पा रहा, दूसरा अंडर रिपोर्टिंग हो रही है, उसके बाद थोड़ी बहुत ही जाके बीमारी पता चल पाती है। तो एक्चुअली टोटल डिजीज जो कम्युनिटी में है ना, उसका बहुत छोटा सा हिस्सा ही पता चल पाता है कि ये बीमारी है। काफी कुछ तो छुपी रह जाती है, काफी कुछ रिपोर्ट नहीं होती है। तो इसीलिए स्मॉल पार्ट ऑफ टोटल सिकनेस इन द कम्युनिटी ही हमको नोटिफाई हो पाता है। ये भी एक लिमिटेशन है। ठीक। तो इतनी चीजें हैं जो आपको नोटिफाइबल डिजीजेस के तहत पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं सवाल की, तो यार थ्योरी एग्जाम में ना शॉर्ट नोट कभी कभार आ जाता है। ऐसा नहीं कि इसका और क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन कभी ही कभार आ सकता है नोटिफाइबल डिजीज पे शॉर्ट नोट। या कई बार वेरी शॉर्ट नोट आ जाता है कि इन्यूमरेट करो नोटिफाइबल डिजीज को, तो एटलीस्ट ये चार नाम तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक। अगर मैं बात करूं वाइवा की, तो वाइवा में पूछ लिया जाता है कि आपको बीमारी को नोटिफाई करना क्यों है, पहली चीज, और नोटिफाई कौन सी बीमारी को करना चाहिए। तो वही जो सीरियस थ्रेट ऑफ पब्लिक हेल्थ में, और क्यों करना चाहिए, हमारा मुख्य उद्देश्य है प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ डिजीजेस। ठीक। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट वाइवा का सवाल, कौन सी बीमारी को नोटिफाई करना है और किसको करना है? तो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के तहत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को करना है। और कौन सी बीमारी है, तो ये चार नाम तो एटलीस्ट पता होने चाहिए: पैलिटिक पोलियो, प्लेग, येलो फीवर और पॉलन। ठीक। उसके अलावा वाइवा में अगर बहुत अच्छा जा रहा है तो ये पूछ सकते हैं कि अगर कुछ लिमिटेशन है तो बता दो नोटिफाइबल डिजीज के, तो वो भी बताते आना चाहिए। ठीक। अगर मैं बात करूं एमसीक्यूज की, तो जो भी अंडरलाइन पार्ट मिलेंगे हमारे नोट्स और स्लाइड में, वो सभी एग्जाम से पूछे गए एमसीक्यूज हैं। तो नोटिफाइबल डिजीज में मुझे जो लगता है एमसीक्यू बन सकता है, वो ये बन सकता है कि इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के हिसाब से नोटिफाइबल डिजीज कौन कौन सी हैं डब्ल्यूएचओ को। तो ये चार नाम जो है ना, एटलीस्ट ये चार नाम जरूर याद रखना, इस पे एमसीक्यू बन सकता है। ठीक। तो इतनी चीजें हैं जो आपको नोटिफाइबल डिजीजेस के तहत पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।